नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है। देखिए, जो अभी यानी कि बिहार सरकार का जो आरटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको पता है कि सारे स्कूल को कराना है। सिर्फ यानी कि प्ले स्कूल को छोड़ के, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी चलाता है उसको छोड़ के 1 से 8 तक अगर आप स्कूल चलाते हैं तो सारे स्कूल को कराना ही है। उसमें आपको 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट देना है। तो ऑडिट रिपोर्ट आपको बनाना कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट जो मांगा जा रहा है, ठीक है, बहुत कम ऐसा एक आध दो ऐसा है ना कि कहीं कहीं से न्यूज आया है कि आपको सेटिस्फाइड मांगा जा रहा है, नहीं तो आपको है ना कि सेटिस्फाइड नहीं मांगा जा रहा है। माने कि सीए का साइन मुहर हो या जरूरी नहीं है सीए ही बना के दे, ऐसा नहीं है, आप खुद भी बना करके दे सकते हैं। तो आपको बनाना कैसे है, तो इसके लिए हमने है ना कि पहले इसका फॉर्मेट डाल रखे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इसको है ना कि एडिट कर लेना है। तो एडिट में आपको क्या क्या चीज़ एडिट करना है, कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताने के लिए आए हैं। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है कि एक साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना का संपत्ति खरीदाया और कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है। बस मेन यही 4 चीज होता है। सोर्स क्या होता है कि पैसा आया कहाँ से है, पैसा गया कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, यह अमरपाली सर्विसेज के द्वारा है, इसलिए यानी कि जो इसको बनाया है वह अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड का, ठीक है, हेड अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट है ना कि 100% जेन्युइन है, ऐसे ही बनता है। इसमें आपको है ना कि कुछ एडिट करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें एडिट क्या है, यहाँ पे एबीसीडी पब्लिक स्कूल, इसको आपको चेंज करना है, प्लस इसमें एड्रेस चेंज करना है, इतना ही चेंज करना है। 31 मार्च 2024 तक ही मांगेगा, उसके बाद 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022, 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट हो गया। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इस समय आपको है ना कि कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस सबको भी आपको चेंज नहीं करना है। डेट यहाँ पे डाला हुआ है कि किस डेट को बना है। ठीक है, आप इसको है ना कि चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जिला का नाम आपको लिखना है कि आप किस जिला से है। उसके बाद यहाँ पे है ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह है ना पीएसवाई का, सॉरी, है ना अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड का लिखा हुआ है, उसमें है ना कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट बना हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट सबसे पहले नहीं बनता है, सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहले हम है ना कि नीचे से आते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें होता क्या क्या चीज है, सबसे पहले इसमें आपको है ना कि स्कूल का नाम, ठीक, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, और इसमें आपको है ना कि चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यह साल चेंज होता है, 23 का बनेगा 23 लिखाएगा, 22 का बनेगा 22 लिखाएगा, 21 का बनेगा मतलब जिस साल का बनेगा उस साल का लिखाएगा। फिनेंशियल ईयर का बनता है, फिनेंशियल ईयर क्या होता है कि आपका है ना कि 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, इसीलिए जब भी फाइनेंशियल ईयर जो आपका है ना कि एकेडमिक ईयर होता है तो आप लिखते हैं ना 24-25, 23-24, तो ऐसा ही फिनेंशियल ईयर भी होता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक खत्म होता है। जिस तरह स्कूल का होता है उसी तरह है ना कि ऑडिट का भी होता है, कंपनी वगैरह का भी, सबका वही होता है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी, स्कूल, कोई भी संस्था, सब सेम चीज ही है, बस इसमें आपको गवर्नमेंट टैक्स नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉफिट होगा तो इस पर गवर्नमेंट टैक्स है, इस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है। ठीक है, देखिए यह स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ है ओपनिंग बैलेंस, माने पिछले साल का। ठीक है, 2023 का 31 मार्च 2023 का कुछ पैसा जो बचा होगा वहां से यह स्टार्ट होता है। ठीक, यह सबसे पहले बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, कि कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, चाहे वो किसी भी चीज से क्यों ना आया हो। तो देखिए, इसमें मात्र एक चीज से पैसा है, रिसिप्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि जो फी से 9,80,000 रुपया असुलाया है। ठीक है, और पिछले साल का पैसा अकाउंट में कैश में हो या फिर बैंक में हो। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कैश इन हैंड एंड बैंक, दोनों मिला करके 33,66,26 रुपया है। ठीक, स्टूडेंट से 9,27,180 रुपया असुलाया है, पूरा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो इस चीज का याद रखिएगा कि यह जब भी बनता है तो पूरे एक साल का बनता है। ठीक है, तो इतना रुपया असुलाया है। इसमें अगर किसी और चीज से पैसा आया होता, जैसे कि मान लेते कि यानी कि लोन से आया होता,
देखिए इस सब के पहले टू लगा होता है, समझे, तो इसलिए एक जगह यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो बाकी बाद में यह है कि लोअर लाइन लगा हुआ है। लोन से आया या स्क्रैप बेच के आया, चाहे है ना कि कोई चीज बेच के आया, तो सारा रुपया इसमें लिखाएगा, चाहे पैसा किसी भी चीज से आया हो इधर लिखाएगा, ठीक है। अगर कहीं से आप है ना कि लोन लाके लगाते हैं तो भी पैसा लिखाएगा। उसके बाद है ना कि कहीं से आपको डोनेशन मिल जाता है, वो भी पैसा लिखाएगा। उसके बाद आप कुछ स्क्रैप बेचते हैं या फिर मान लेते कुछ है ना कि रद्दी वगैरह बिकता है, तो उसका भी मैंने पैसा किसी भी सोर्स से आया इधर लिखाएगा, ठीक है। इधर पेमेंट कि आप किस किस को पेमेंट किया, ठीक है। इसमें उधारी नहीं लिखाता है, जो कैश आया और जो गया उतना ही लिखना है। तो सैलरी एक्सपेंस में माने कि सैलरी में आप दिए टीचिंग स्टाफ, यानी कि टीचर को 2,52,000 और नॉन टीचिंग स्टाफ को 1,80,000, ठीक है। आपका सैलरी में गया 4,32,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद एनुअल फंक्शन जैसे सरस्वती पूजा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनुअल डे माने फंक्शन सेमिनार, जो भी चीज का खर्चा है वह आपका 60,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फी आपका 3,02,000। ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई अगर नहीं है तो मैंने हो सकता है कि इनका अपना बिल्डिंग हो, इसलिए रेंट नहीं लिखे हैं। अगर अपना बिल्डिंग होगा तो इसमें रेंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर पे माने कि स्टाफ के ऊपर है कि माने कि अदर किसी चीज में खर्चा हुआ 14,700। एग्जाम आपने साल में 4 बार लिया, उस पर आपका इतना खर्चा हुआ। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी माने कि जो भी स्टेशनरी का खर्चा है, चाहे आपका ऑफिस एक्सपेंस है, वो आपका इतना गया। उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्च होता है जिसको सारा को एक साथ लिखना संभव नहीं है, तो उस सारे पैसा को मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो है ना कि बिल उल आया, उसका है ना कि इतना रुपया गया, ठीक है। उसके बाद बेंच डेस्क है ना कि बनवाया गया 45,000 का। उसके बाद ऑडिटर का फी चाहे और कोई खर्च मानी कि इतना रुपया दिया गया। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है कैश इन हैंड एंड बैंक, मानी कि मेरे पास और बैंक में मिला करके इतना रुपया बच गया। यह पैसा कहाँ से आया? देखिए अकाउंट का एक रूल्स होता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें है ना कि दोनों तरफ के चीज को जोड़ा जाता है। पहले जो ज्यादा आता है और जिधर जितना घटता है, ठीक है, उतना उधर क्लोजिंग बैलेंस लिख करके है ना कि लिख दिया जाता है। ये सब है ना कि बाई लिखा हुआ है, सब में बाई लगा हुआ है। इसमें है ना कि ऊपर में बाई लगा होगा और यहाँ पे है ना कि ड्रॉप डाउन लाइन खींचा हुआ है, सब में बाई लगता है। इधर आपको है ना कि सब में टू लगता है, इधर सारे में बाई लगता है। यह अकाउंट का एक नियम होता है, ठीक है। तो इधर है ना कि क्लोजिंग बैलेंस अगर मान लेते हैं कि इधर जोड़ने पे 9,60,806 रुपया आया, और इधर है ना कि जोड़ने पे जितना रुपया घटा उतना रुपया यहाँ बैलेंस डाल करके इसको भी बराबर कर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर इधर ज्यादा आ जाता, इधर कम आता, तो इधर हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है कि जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्चा होता है, तो हो सकता है कि इधर लोन से आया हो तब तो इधर पैसा खर्चा हुआ है, इसलिए ज्यादा करके क्लोजिंग बैलेंस आपको इधर ही बचता है। इधर भी बचता है, किसी किसी कंडीशन में बचता है इधर, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। चलिए तो यह हो गया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो सब में आपको चेंज नहीं करना है। आप है ना कि यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि यह ऑडिट रिपोर्ट जो है यह प्रिपेयर्ड स्कूल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और इससे अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड इसका सिर्फ फॉर्मेट अवेलेबल हुआ है, ठीक है। और है ना कि अकाउंटेंट डज नॉट बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एरर, अगर इसमें कोई भी गलती होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बनाया ऐसे ही जाता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो बना के एक बार आप हमको दिखा सकते हैं, हम आपको है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना कि चेक करते हैं। तो यह हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना रुपया गया कितना रुपया आया। रुपया चाहे कहीं से भी आए इधर टू लगा के लिखना है, रुपया चाहे किसी भी मद में जाए इधर बाई लगा के लिखना है, ठीक है। तो यह हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट। उसके बाद हमारा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कंपनी में जो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनता है, लेकिन स्कूल जो है ये नॉन प्रॉफिट सेक्शन है, इसमें प्रॉफिट है ना कि कमाने के उद्देश्य से नहीं है, समाज सेवा के लिए होता है, इसलिए इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो अब इसमें इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो देखिए इससे पहले जो देखे थे उसमें किसी भी मद से पैसा है,
उसमें लिखा था, लेकिन इसमें है ना कि सारे मद का पैसा नहीं लिखाएगा, इसमें उतना ही पैसा लिखाएगा जो है ना कि इनकम के द्वारा आया है, इसमें लोन नहीं लिखा। देखिए रिसिप्ट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, कि स्कूल के फी में इतना पैसा आया है और यह है ना कि एज ए इनकम है, ठीक है, यह है ना कि कैपिटलाइज नहीं है, यह है ना कि इनकम है। और स्कूल का इनकम सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो होता है फी से, फी एंड चार्जेज आप जोड़ सकते हैं, लेकिन टोटल रिसिप्ट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, इतना ही इसमें काफी है, एक मद ही इसमें काफी है। उसके बाद जाएगा कहाँ कहाँ, टीचर के सैलरी में, उसके बाद है ना कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके सैलरी में, जैसे आया गार्ड वगैरह को 4,32,000 वहाँ पे गया था क्या, उसका एनुअल फंक्शन सेमिनार में इतना गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फी में इतना गया, रेंट अगर होगा तो यहीं पे है ना कि यह रेंट आ जाएगा, रेंट में जो जाएगा वो जाएगा। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर में इतना गया, एग्जाम एक्सपेंस में इतना गया, उसके बाद ऑडिट फी होगा तो ऑडिट फी में डाल सकते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लगभग जो चीज़ वहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है, इतना रुपया गया है। देखिए उसके बाद है ना कि बाकी चीज़ को है ना कि मिसलेनियस एक्सपेंस में है ना कि डाल दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन, इसमें एक चीज़ आता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन में है ना कि इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है डिप्रिसिएशन, और इसमें एक चीज़ और जोड़ा जाता है कि अगर किसी चीज़ में बाकी रह गया, जैसे कि है ना कि यहाँ पे ऑडिट फी 3,000 रुपया है लेकिन यह बाकी है, ठीक है, तो भी इसमें लिखाएगा उधार बाकी। अगर स्टूडेंट का यहाँ पे फी आया, अब जैसे कि हम अब आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का फी आया 9,27,180 रुपया, अगर बाकी है तो इसी में ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे है ना कि इसी में यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, माने कि आउटस्टैंडिंग माने जो भी फी बाकी होता है, माने कि लेन और देन, माने इनकम एक्सपेंडिचर अगर कुछ भी बाकी है तो इसमें जुड़ाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपया और बाकी है तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो इसको पहले यहाँ पे लिखिए 9,27,180 रुपया 00 पैसा और 1,00,000 रुपया टोटल स्टूडेंट के यहाँ बाकी है, और इसको है ना कि 10,27,000 कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ऐसे करके है ना कि जोड़ के लिखा जाता है। इधर भी है ना कि जो भी बाकी है, जैसे कितना इतना दिए इसी में जोड़ देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, अगर 50,000 रुपया बाकी है तो 50,000 रुपया इसी में जोड़ देंगे, और यह 432 482 हो जाएगा। तो है ना कि अगर किसी भी चीज में ट्रांसपोर्टेशन अगर इतना का है, इसी में अगर बाकी है तो यहीं पे लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, उसके बाद इसको इधर खसका के लाएंगे और इसी में जोड़ करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें है ना कि बाकी लिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको है ना कि टोटल बाकी को लिखना पड़ता है, माने कि जितना असुला गया जितना बाकी है, ठीक। और उसके बाद है ना कि इसका भी है ना कि लास्ट में है ना कि सेम रूल्स होता है कि आपको है ना कि दोनों तरफ है ना कि अकाउंट का है ना कि रूल्स ही है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो देखिए इधर भी 9,27,180 9,27,180, इधर वाले को जोड़े तो हमको 9,27,180 आया, इधर वाला को जोड़े तो 1,745 रुपया घट रहा था, ठीक है। तो इसको है ना कि जोड़ करके यहाँ पे हम फाइनल करके यहाँ पे 1,745 लिख के और दोनों मुंह को मिला दिए, इसको बोलते जाता है मुंह मिलाना, ठीक है, देहात की भाषा में इसको मुंह मिलाना बोला जाता है कि दोनों को है ना कि बराबर कीजिए। दोनों को बराबर करने के लिए जितना रुपया यहाँ घटेगा तो यहाँ पे हम यह लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और यह पैसा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इधर अगर बढ़ जाता, ठीक है, और इधर अगर घटता तो यह अमाउंट इधर लिखा था और यह जो है ना उल्टा हो जाता, यहाँ लिखा था एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर इनकम, ठीक है, यह चीज आपका उल्टा हो जाता, ठीक। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फिर भी वो लिखा था, बस यह चीज सिर्फ उल्टा होता है, एक्सपेंसेस पहले आता इनकम बाद में जाता। लेकिन अगर इधर घटा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ, क्या कि जितना पैसा आया है इधर उतना इधर खर्च हमारा नहीं हुआ, यानी कि इतना पैसा हमारा बच गया, तो यह इसको प्रॉफिट माना गया, ठीक है। लेकिन अगर इधर कम होता इधर ज्यादा होता है तो इसका मतलब कि खर्चा मेरा ज्यादा हुआ है और है ना कि पैसा आया कम है, तो यह इसको लॉस में माना जाता। अब यह जो अमाउंट है इसको हम लोग है ना कि बैलेंस शीट में जोड़ देते हैं। अब बैलेंस शीट में चलते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। अब इसका बनता है बैलेंस शीट। देखिए
सब में वही चीज़ है, बैलेंस शीट में है ना कि यहाँ पे डेट और है ना कि डिस्ट्रिक्ट नेम, जिस डेट को बना रहे हो और है ना जिला का नाम यहाँ पे लिखना है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। या हम सारे स्कूल को जो अफिलिएटेड है नहीं अफिलिएटेड है उसको यह परमिसेबल है कि आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बिना पूछे हम मेरा नाम लिख सकते हैं, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। एक होता है ना कि अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो भाई हमको हमारे पास परमिशन होना चाहिए, बाद में केस कर देगा, फलना होगा चिलना होगा कि आप हमसे बिना पूछे आप मेरा नाम कैसे लिख रहे हैं। लेकिन हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है क्योंकि हम लोग स्कूल वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्कूल को इससे फायदा होने वाला तो आप मेरा नाम लिखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो है ना डिस्क्लेमर लिखना था वो मैंने है ना कि मैंने ओरिजिनल फाइल में लिख रखा है, आप कहीं पे भी यूज कीजिएगा, आपको अगर इससे प्रॉफिट होता है आप इसका लाभ उठाइए। और है ना कि पीएसवाई का जो अफिलिएटेड स्कूल है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 महीना में आपको आपको जो डैशबोर्ड मिला हुआ है बस उसमें है ना कि यह चीज़ को डाल दिया जाएगा, सिर्फ आप अमाउंट डालिएगा आपको बना बनाया मिल जाएगा। माने कि आपको है ना कि अकाउंटिंग है ना करवाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत है पीएसबीआई 100% आपको करके देगी, ठीक है। करती अमरपाली सर्विस लिमिटेड है, बात सही है, ठीक है। लेकिन आपको है ना कि पीएसबीआई से अफिलिएटेड स्कूल अगर आप है तो आपको है ना कि बना बनाया हर साल मिलेगा, आपको ऑडिटर की जरूरत नहीं है। अगर सेटिस्फाइड मांगेगा तो सेटिस्फाइड मिलेगा, ठीक है। अगर नॉन सेटिस्फाइड मांगेगा नॉन सेटिस्फाइड मिलेगा, आपको है ना कि यह 100% बना बनाया मिलेगा। इसलिए आपको है ना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट डालना है। देखिए अगर आप किसी भी तरह अगर आप हमसे भी बनवाइएगा तो अमाउंट तो आपको भेजना पड़ेगा ना कि आप कितना खर्चा किए, कितना आया कितना गया। बस इसी चीज को आप हम आपको एक है ना कि फॉर्मेट बना के देंगे, उसमें डाल दीजिएगा, बन के निकल जाएगा। चलिए अब है ना बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, देखिए एक होता है माने कि जनरल फंड, ठीक है। एज पर लास्ट अकाउंट पिछले साल का यह है ना कि पूरा है ना कि कैपिटल है, ठीक है। पिछले साल हमारे पास इतनी की संपत्ति थी, ठीक है। वह इस साल आया और इसमें है ना कि इनकम जो था 1745 रुपया 60 पैसा उसको हम जोड़ करके यहाँ पे फाइनल किए। और यह 3000 रुपया हमारा है ना कि क्रेडिटर्स है, जो ऑडिटर का पैसा बाकी है। इसमें जो जो बाकी है जिसका जिसका भी बाकी है, ठीक है, खर्चा जिसको हमको देना है, ठीक है, यह क्रेडिट ही है, ठीक है। अगर आप इसमें चाहे तो इसका है ना कि नाम लिख सकते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐसे करके आप लिख सकते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है ना कि अगर किसी को बेचे देना है, स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग है, किसी भी चीज़ का आउटस्टैंडिंग है तो आप इधर लिख सकते हैं, जो भी बाकी है आप इधर लिख सकते हैं। यह लेनदार पक्ष है और आपका कैपिटल है। इधर आपकी है ना कि संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति में है ना कि सबसे जो फिक्स एसेट होता है उसमें है ना सबसे पहले क्या है, फर्नीचर आपके पास कुछ होगा, जैसे टेबल कुर्सी, उसको फर्नीचर बोला जाता है। इसको हर साल 10% घटाया जाता है। ऐसा ऐसा माना जाता है कि आपने जो संपत्ति रख रखा है उसका दाम 10% गिर जाएगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ा जाता है। उसके बाद बेंच टेबल होगा, माने बेंच डेस्क, ठीक है। तो यह इतना रुपया का है, ठीक है। और इसमें है ना कि 45 साल का आप खरीदे हैं, ठीक है। यह दोनों मिला के इसका 10% यहाँ पे काट दिया गया, ठीक। उसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट जैसे झूला उला जो होगा वह आपका इतना का है, इसका भी 10% यहाँ पे काट दिया गया। ये तीनों जो है ना कि मैंने 10-10% कटा है, इसको डिप्रिसिएशन के नाम से है ना कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लॉस साइड में, ठीक है, लिखा गया है। यह हम आपको है ना कि दिखा देते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे 27,194 रुपया यहाँ पे डिप्रिसिएशन है ना कि लिखा हुआ है। देखिए 127 रुपया 94 पैसा आपका कहाँ से आया, लगभग 23,000 और 2 25 साल और 1 26 साल और इसको 6 4 10 मैंने 27 साल 409 8 17 1 18, यानी कि लगभग आपका यानी कि 27 साल के आसपास मैंने 27,500 रुपया वहाँ जो लिखा हुआ डिप्रिसिएशन इसी को लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो भी फिक्स एसेट है, ठीक है, वह हर साल 10% घट जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास जो बैंक बैलेंस है वह यहाँ पे लिखा हुआ है, 17,566 रुपया आपके पास बैंक बैलेंस बचा हुआ है और यह पैसा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है। देखिए 17,566 रुपया यहाँ पे आपका बैंक में पैसा बचा हुआ है, इतना रुपया आपको लिखा गया है। क्योंकि
क्योंकि ये प्रॉपर्टी एंड एसेट है और यह फंड एंड लाइबिलिटी है, यह कर्जा वाला साइड है, ठीक है, यह चुकाने वाला है, यह हमारे पास आपके पास संपत्ति है। जितना आपने कर्जा और पूंजी लगा रखा है उसके बराबर आपके पास संपत्ति होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अगर यह दोनों साइड खुद ब खुद बराबर हो जाना चाहिए। अकाउंट का एक ऐसा रूल्स है कि बैलेंस शीट अपने आप बराबर होता है। अगर अपने आप बराबर नहीं होता है तो माना जाता है कि आपका बिजनेस बढ़िया लॉस में जा रहा है, तब इधर गुडविल लिख करके इसको बराबर किया जाता है, और गुडविल बैलेंस शीट में लिखा जाना यानी कि एक निगेटिविटी दिखाता है। यह अकाउंट का रूल्स है और हमको इसलिए पता है क्योंकि हम अकाउंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। हमने अकाउंट में नेट क्वालिफाइड करके हम अकाउंट का प्रोफेसर रह चुके हैं, तो हमको अकाउंट बढ़िया से समझ में आता है, ठीक है। और इधर जिससे आपको पैसा लेना है, जैसे कि आपका है ना कि फी आउटस्टैंडिंग है, तो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फी आउटस्टैंडिंग, माने कि जिससे पैसा लेना है इधर लिखना है, जिसको आपको पैसा उधार चुकाना है इधर लिखना है, और ये दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे उसी प्रॉफिट को जोड़ते हैं, ठीक है, इधर प्रॉफिट को जोड़ते हैं, इधर रहने के आपका बैलेंस लिखा जाता है। तो आप और यह दोनों साइड आपको अपने आप बराबर हो जाएगा। अगले साल यानी कि यह वाला जो अमाउंट है वह अगले साल का यह बैलेंस बनेगा, ठीक है। यह पिछले साल का यह बैलेंस जो आया हुआ है, तो ऐसा वाला ही दूगो के जोड़ के जो पिछले साल 23 में यहाँ पे लिखा होगा वह इस साल यहाँ पे आया है, और इस साल जो यहाँ पे लिखा गया यह यानी कि 25 का बनाइएगा तो यही उठ करके यहाँ पे जाएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको 3-4 बार देखिए कैसे बना जाता है। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और पीएस बैक स्कूल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको है ना कि बना बनाया मिल जाएगा। अभी आप है ना कि फिलहाल काम चला लीजिए, हमारा डेवलपर लग चुका है, काम करना जारी है, 1-2 महीना तो टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रायल वगैरह होगा और आपको 100% बना बनाया मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।